Welcome to the Code Yourself Academy. In this video, we are going to start our new unit, Unit 3, Differentiation of Mathematics for BCA students who are in Semester 1. अब बहुत ज़्यादा इंग्लिश हो गई है, अपनी लैंग्वेज पर जाते हैं क्योंकि इंग्लिश भी ना बोलनी आनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि बोलनी नहीं आनी चाहिए, बोलनी आनी चाहिए पर हिंदी भी बोलनी चाहिए अपनी, ठीक है। अभी देखते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। ये आपका यूनिट 3 है, उसके बाद हमारा इंटीग्रेशन एंड हमारा उसके बाद वेक्टर। तो आपका मैथ्स का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करते हैं, उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अब डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पता भी होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। नाउ डिफरेंशिएशन इज अ मेथड ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। डिफरेंशिएशन एक मेथड होता है, एक तरीका होता है जिसमें हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। Differentiation is a process in maths where we find the instantaneous rate of change in function based on one of its वेरिएबल। इंस्टेंटेनियस क्या होता है? एट द टाइम वाला, यानी किसी भी पर्टिकुलर एक टाइम पे उसका जो रेट था वो क्या था, या उसके रेट में क्या चेंज आया था वो क्या था, वो हम डिफरेंशिएशन से फाइंड करते हैं। और किसकी हेल्प से या किसको बेस लेकर के करते हैं, वो उसका कोई एक वेरिएबल होता है, राइट। Differentiation can be defined as a derivative of a function with respect to an independent variable. वो एक तरीके से डेरिवेटिव होता है किसी भी फंक्शन का, जिसमें हम किसके रिस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। और रिस्पेक्ट जो होता है मतलब कि अपॉन में उसके एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। The slope of the tangent line at a point on the function is equal to the derivative of the function at the same point. किसी भी टेंजेंट लाइन का जो स्लोप होता है किसी भी पॉइंट पर, किसी भी फंक्शन का कोई टेंजेंट है, उसका जो स्लोप है, the slope of the tangent line at a point on the function is equal to the derivative of the function at the same point. वो उसका क्या होता है, डेरिवेटिव होता है किसी भी पॉइंट। सपोज एक मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि आपने किसी भी फंक्शन का एक टेंजेंट लाइन है, उसके अलोंग जो कोई स्लोप होगा, उस स्लोप को हम डेरिवेटिव कहते हैं। वो जिस पॉइंट पर आ रहा है ना वो स्लोप, उस स्लोप को हम उस पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव कहते हैं, ठीक है। Let y is equals to f of x be a function of x, then the rate of change of y per unit change in x is given by dy by dx। यानी कि कोई फंक्शन है आपका f of x, जो कि x का फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे f of x है ना, तो ये x का फंक्शन है। तो उसमें then the rate of change of y, अब y का रेट चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, x के अकॉर्डिंग, उसी को ही हम dy by dx कहते हैं, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन हम इसी को ही कहते हैं कि किसी का भी रेट किस हिसाब से चेंज हो रहा है किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में। अब क्योंकि ये x का फंक्शन है तो x को हम क्या रखेंगे जिससे कि y आएगा, है ना। हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर आपके पास कोई 2x फंक्शन होता, आपने x1 रखा तो आपके पास y 2 आता, अगर आपने x2 रखा तो आपके पास y 4 आता। तो इसी तरीके यही dy by dx होता, ठीक है। If we are given with the real valued function f and x is a point and its domain of definition, then the derivative of the function f is given by f dash a is equals to limit h tending to 0 f x plus h minus f of x upon में h। ये लिमिट वाली डेफिनेशन है डिफरेंशिएशन की, ठीक है। बाकी आप लोगों के लिए ये सब पढ़ना जरूरी नहीं है, मैंने पढ़ा दिया और बाद में बता रही हूँ कि ये सब पढ़ना इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि डिफरेंशिएशन में आप लोगों को फॉर्मुलेज होंगे जिनको आपको ऑन द टिप्स याद करना है, ओके। बाकी डिफरेंशिएशन क्या होता है कि हम उसमें किसी डिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज देखते हैं किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, ठीक है ना। यानी कि ऊपर हम रखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल और नीचे हम रखेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। ये देखिए, ये आपकी एक टेंजेंट है और ये आपकी स्लोप है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, ये इस पॉइंट पे इसका ये डेरिवेटिव है। इस वाले पॉइंट पे, इन दोनों पॉइंट्स पे ये जो पॉइंट है ये डेरिवेटिव है, ठीक है। dy बाय dx है ये, ठीक है। ये स्लोप मैं आपको बता दी। अभी देखिए आपका कोई फंक्शन है f डैश x, यानी कि इसका डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव में क्या होता है ना, हम चीजों को और छोटा करते हैं, हम चीजों को और छोटा करते जाते हैं, उनसे बनाते जाते हैं। इसने पहले आलू काट दिया और डबल इसमें चिप्स बना दी, ठीक है। इस तरीके से समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन में बेसिकली यही होता है कि डिफरेंशिएशन में हम रेट ऑफ चेंज किसी भी चीज का, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन फाइंड करते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अ चेंज ऑफ एनी फंक्शन हम फाइंड करते हैं डिफरेंशिएशन में।
ठीक है ना। नाउ ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनको आपको याद रखना है, क्योंकि अब इन्हीं फॉर्मूलेज का याद करके ही, इन्हीं फॉर्मूलेज को रट के इन शॉर्ट आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट की यानी कि 1 2 3 ऐसी कोई भी वैल्यू है, जब आप उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास 0 होगा। एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास 1 होगा। के एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास के होगा। यहाँ पे एक्स था तो यानी कि इसके पहले 1 था, यहाँ पे के की वैल्यू क्या थी 1, तो यहाँ पे के ही आया। x रेज टू द पावर n का डिफरेंशिएशन करेंगे तो n x रेज टू द पावर n माइनस वन होगा। n x रेज टू द पावर n माइनस वन होगा। जो पहली वाली पावर थी वो बाहर आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, और आपकी जो पावर है पुराने वाली पावर से एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा याद रखेंगे ना तो याद हो जाएगा। ई एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी सेम रहता है और इंटीग्रेशन भी सेम ही रहता है। log x का 1 अपॉन एक्स हो जाता है, ए एक्स का ए एक्स log a हो जाता है। a यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है 2 3 4, और x तो कोई फंक्शन होगा। फंक्शन के ऊपर जब फंक्शन आ जाए तो ये लिखेंगे x रेज़ टू पावर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, और log a इंटू एक्स का क्या होगा 1 अपॉन एक्स, जो कि log x था, इंटू 1 अपॉन log a। ठीक है, अब ये मैंने आपको यहाँ पे इसने रखा है अंडर रूट एक्स, क्योंकि ये जो है आप इसको निकाल सकते हैं वैसे तो इस वाले फॉर्मूले से, पर लेकिन इसको निकालने से बेहतर है आप उसको याद रख लें। ठीक है ना, 1 अपॉन टू एक्स रेज टू द पावर माइनस 1 अपॉन टू, और 1 अपॉन अंडर रूट टू अंडर रूट एक्स, क्योंकि एक्स रेज टू द पावर माइनस 1 अपॉन टू, हाफ तो अंडर रूट के लिए होता है, माइनस अपॉन के लिए होता है, राइट। फॉर्मूलेस को प्लीज याद कर लेना, तो इसी से आपका ये जो क्वेश्चन है ना बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये आपके ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलेज हैं। साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। ये मैं बताती हूँ आपको कि जितने भी सी वाले हैं ना, उनका जब भी आप डिफरेंशिएशन करेंगे उनके आगे एक माइनस का साइन लग जाएगा, और जितने भी और हैं साइन टेन सेक, इनके आगे माइनस का साइन नहीं लगेगा, इतना याद रखना। टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स हो जाएगा, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स हो जाएगा। ठीक है, देखो टेन एक्स और कॉट एक्स का तो एक जैसा ही है, ऐसे ही sec x और cosec x का, बस। ठीक है ना, तो मुझे नहीं लगता कि थोड़ा सा मुश्किल होगा। जिन लोगों ने 11th 12th में पढ़ी होगी ना डिफरेंशिएशन वगैरह, उनको आ रहा होगा थोड़ा बहुत समझ में, थोड़ा बहुत का सारा ही आ रहा होगा, उन्होंने सारा ही पढ़ा है। और जिन्होंने नहीं पढ़ा था उन लोगों को भी आ रहा होगा, है ना। आप फॉर्मूलेज अगर याद करेंगे और एक बार जब क्वेश्चन देखेंगे ना तो अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी ना इनवर्स के हैं डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स एक्स का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। इन दोनों में फिर से वही डिफरेंस है कि जितने भी सी वाले हैं ना उनके सामने आप एक माइनस का साइन लगा देंगे और बाकियों के आगे वही रहने देंगे, और ये तो बिल्कुल एक जैसे हैं। बस आपको साइन का, टेन का और सेक का याद करना है। टेन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कॉट एक्स का उसके आगे बस माइनस लगा दो। सेक स्क्वायर सेक इनवर्स एक्स का 1 अपॉन मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है ना, ज्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा बहुत एक दो बार इसे याद करोगे ना, रिकॉल करोगे तो आराम से याद हो जाएगा। ठीक, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? इफ गिवन फंक्शन y is equals to f of x, the derivative of y with respect to x in general, dy by dx is equals to df by dx is equals to f dash x. Hence, to fix up the idea we call, अब इस तरीके से हम dy by dx कहेंगे, है ना, तो dy by dx ही बोलते हैं हम लोग, और इसको क्या कहेंगे d स्क्वायर y by dx स्क्वायर। थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है बोलने में, तो इसलिए इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए हमने इनके नाम दिए। अगर 1 होगा तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, 2 होगा तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इस तरीके से nth ऑर्डर डेरिवेटिव, 3 होगा तो यहाँ पे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव बोल देंगे। ठीक है ना, यही होता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। इसमें हमने डेरिवेटिव के ऊपर जब हम पावर चढ़ा देते हैं, और इसका क्या मतलब होता है कि आपने पहले एक बार डिफरेंशिएशन कर लिया, और अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो आपने जब फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करा उसका जो आंसर आया उसको आप एक और बारी डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द सेम। नोटेशन से अब यहाँ पे देखो मैंने एक फोटो भी लगाई है, म्यूजिकल नोटेशन, जब ये म्यूजिक के नोट्स होते हैं उसमें, और ये मैथमेटिकल नोटेशन यहाँ पे हमारे मैथ्स की चीजें हैं। ठीक, तो आपको नोटेशन समझ आया? नोटेशंस का मतलब होता है लिखने का तरीका।
है ना, कि हम किसी भी चीज को किस तरीके से लिख सकते हैं, किस तरीके से दिखा सकते हैं। अब भाई गिटार पे हम जो ट्यून्स बजाते हैं उनको हम ऐसे लिखेंगे नहीं ना कि ये वाला तार बजाया फिर वो वाला तार बजाया, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए ही हम इस तरीके की नोटेशंस लिखते हैं। ओके, तो हम ऐसे ही डिफरेंशिएशन ही देख लो, बार बार ये थोड़ी लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। नो यार, दिस इज नॉट कन्वीनियंट। तो इसलिए एक स्पेसिफिक नोटेशन है इसको राइट करने के, ताकि हम कम टाइम में इसको लिख सकें और अपना क्वेश्चन ज्यादातर सॉल्व करें, ना कि लिखने पे ध्यान दें, क्योंकि मैथ्स इज अ सॉल्विंग सब्जेक्ट नॉट अ राइटिंग सब्जेक्ट। सो नोटेशंस में ये देखिए dy और d ऑफ f ऑफ x इज कॉल्ड यूलर्स नोटेशन। इस तरीके से नॉर्मली लिखना, ये यूलर की नोटेशन है। dy by dx इज कॉल्ड लेबनिज नोटेशन, जिसको हम जनरली ज्यादा जानते हैं। और पता है आपको इसका पढ़ने का एक और बेनिफिट भी है। कभी कभी क्या होता है ना कि एग्जाम्स में वो हमको वो फॉर्म नहीं देते जो हम यूजुअली पढ़ते हैं dy by dx, पर वो कुछ ऐसा दे देते हैं जो कि हम पढ़ते नहीं है। तो फिर हम एग्जाम में जाके बोलते हैं अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, ये क्या नई चीज आ गई। और फिर जब बाहर जाके पता चलता है कि इसमें ये करना था, अच्छा इसमें ये करना था, अरे ये तो हमको आता था, करा नहीं, तो बहुत दुख होता है। इसलिए नोटेशन सारी पढ़ के जाएंगे। एफ डैश एक्स इज कॉल्ड लैग्रेंज नोटेशन। तो आपको नोटेशन सारी मिल गई। अब उसके बाद अलीनियर, देखो ये नोटेशन है ना, मतलब पढ़ना पड़ता है पेपर वगैरह के लिए, पर इन लोगों ने सिर्फ बच्चों का टाइम ही वेस्ट करने के लिए सोचा। अब टाइम के लिए क्या वेस्ट करना, उन लोगों ने रिसर्चेस किया तो क्या हम उसको पढ़ भी नहीं सकते? हाँ, क्योंकि उन्हीं की रिसर्चेस को पढ़ के ही अपनी नई रिसर्च बना सकते हैं। तो इसमें पढ़ लो भाई, कोई नई एक दो रिसर्च भी कर देना कोई सा। ठीक है, चलो पढ़ ले लेते हैं। A linear function varies at a constant rate through its domain. Therefore, the overall rate of change of the function is the same as the rate of change of function at any point. Linear function जो होता है वो एक constant तरीके से एक specific pattern में change होता है, और वो जो पैटर्न है वो थ्रू आउट द ग्राफ सेम होता है। अब देखिएगा, आप जब भी लीनियर फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे ना, तो वो आपको इसी तरीके से दिखाई देगा। वो एक जैसा ही होता है, उसमें ना कुछ भी ऐसा नहीं होता कि कुछ टाइम के बाद वो नीचे को चला गया या कुछ टाइम के बाद वो ऊपर को चला गया। जैसे कि कोई भी ग्राफ है आपके पास, ऐसा जो ग्राफ होता है ना इस तरीके का वाला, ये लीनियर ग्राफ होता है, लीनियर फंक्शन का ग्राफ होता है। वहीं पे अगर हम बात करें नॉन लीनियर फंक्शन की, तो उसका जो वेरी करता है ना, वो पॉइंट टू पॉइंट वो अलग तरीके से वेरी करता है। यानी कि उसका खुद को नहीं पता होता उसको कि वो कब क्या कर दे। जैसे कि वो ऐसे कर लेगा, फिर वो ऐसे चला जाएगा, फिर वो ऊपर और चला जाएगा, यानी वो नीचे भी जा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। ये नॉन लीनियर फंक्शन का ग्राफ होता है। ओके, जो लीनियर फंक्शंस होते हैं उसका जो ग्राफ होता है वो हमेशा एक जैसा ही होता है, यानी कि उसका जो डेरिवेटिव है वो हर जगह पर एक आएगा। पर लेकिन जो नॉन लीनियर फंक्शन होते हैं, क्योंकि उसका ग्राफ अलग होता है और उनका जो वेरिएशन का नेचर होता है ना, वो उनके फंक्शन के नेचर पर डिपेंड करता है, यानी कि उनका फंक्शन कैसा है। ना कुछ रूल्स हैं जो हमें पता होने चाहिए डिफरेंशिएशन के, वो मैं आपको रूल्स बता रही हूँ। देखो, सम और डिफरेंस का यही है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है इस तरीके से और उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला गया है, तो आप क्या करेंगे, ये नहीं करेंगे कि इन दोनों फंक्शन को पहले ऐड करेंगे फिर उनका डेरिवेटिव निकालेंगे। नो नो, यू आर नॉट गोइंग टू सपोज दिस थिंग्स। आप लोग क्या करेंगे, मैं प्यार से बताती हूँ धीरे धीरे। आप पहले वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर आप दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे और दोनों को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, प्रोडक्ट रूल है फिर नेक्स्ट, ये आपको याद करना है। कैसे याद करना है मैं बताती हूँ। पहले वाले फंक्शन को ऐसे ही रखेंगे, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे, प्लस पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरे वाला फंक्शन ऐसे ही रख देंगे। एक बार फिर दोहराइए, पहले वाला फंक्शन ऐसे ही रखेंगे, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे, प्लस पहले वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे और दूसरे वाले का ऐसे ही रख देंगे। सपोजली ओवरऑल जो आपको याद रखना है वो यही चीज है कि डिफरेंशिएशन दोनों का ही करना है, पर एक बार ही नहीं करना है, अलग अलग बार ही करना है। यानी कि पहले एक का डिफरेंशिएशन कर दीजिए प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन कीजिए, और करना दोनों का ही डिफरेंशिएशन है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन टूल। क्वेश्चन टूल में क्या होता है, ऊपर एक फंक्शन नीचे एक फंक्शन, तो उसमें हम क्या करेंगे, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर कर देंगे। फिर अब ऊपर आ जाइए, ऊपर आप नीचे वाले फंक्शन को ऐसे रख देंगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि ये डिवीजन है तो इसमें माइनस होगा, माइनस ऊपर वाला फंक्शन ऐसे ही रख देंगे और दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे। इसमें भी यही है, डिफरेंशिएशन करना दोनों का ही है, पर लेकिन एक बार में नहीं, बारी बारी करके। तो वैसे ही नीचे वाला फंक्शन ऐसे ही रख देंगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे, माइनस
ऊपर वाला फंक्शन ऐसे रख देंगे और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे और नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर कर देंगे। कुछ तो अलग होना चाहिए ना भाई, इसलिए। अभी चेन रूल क्या होता है कि जब आपके पास दो फंक्शन है और वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में उनका फंक्शन नहीं निकालना, मतलब कि वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में नहीं निकालना है, पर कोई तीसरा एलिमेंट है, तीसरा फंक्शन है जिसके रिस्पेक्ट में आपको उसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे y का भी फंक्शन t है और t इज अ फंक्शन ऑफ x, है ना। y का फंक्शन t है और t का फंक्शन x है, इस तरीके से आपको गिवन है, ठीक है ना। y का फंक्शन t है और t का फंक्शन x है, इस तरीके से आपको गिवन होता है। तो dy बाय dx निकालने के लिए आप पहले y का dy बाय dt निकाल लीजिए, फिर dt बाय dx निकाल लीजिए। तो इस तरीके का फॉर्म बनेगा, तो dt से dt कट जाएगा और वो आपका dy बाय dx ही रह जाएगा, जो हमको एंड ऑफ द डे फाइंड करना होता है, ठीक है ना। तो चेन रूल में क्या होता है, हम इसे कब यूज करते हैं, जब y किसी t का फंक्शन हो और t किसी x का फंक्शन हो, यानी कि जब दो फंक्शंस किसी तीसरी चीज से जुड़े हुए हों, तब हम किस तरीके से निकालेंगे, तो हम चेन रूल यूज करेंगे, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे हमको पता ही नहीं चलेगा कैसे कहाँ कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अभी देखिए, आपको एक सेकंड पेन ले लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 7। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, आपको वाला फॉर्मूला याद है कि जब x की पावर में कुछ होता है तो उस पावर को नीचे ले आते हैं और उसकी पावर उससे एक कम कर देते हैं। तो इसी तरीके से आप x रेज टू द पावर 7 को सॉल्व करेंगे, इसको बाहर नीचे ले आएंगे, इसकी पावर को, एक्चुअल पावर को, और इसको एक पावर कम कर देंगे, यानी कि 6 कर देंगे, ठीक है। अब ये नेक्स्ट है आपका x माइनस एक्स रेज टू द पावर -5। आप इस -5 को नीचे ले आइए और -5 में से -1 कर दीजिए तो -6 हो जाएगा, और क्योंकि वो -6 है तो आप इसको अपॉन में लिख सकते हैं। और ये अंडर रूट एक्स का था, मैंने कहा था आप इसको याद कर लेना, याद कर लिया होगा और कुछ लोगों ने तो फटाफट बता दिया होगा किसका होगा, 1/2 अंडर रूट एक्स। पता है ना, ये -1/2 का भी मतलब अंडर रूट एक्स ही होता है, सबको पता होगा, है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/x। इसको देख करके आपको लॉग याद आया होगा, पर यहाँ पे लॉग मत लिख देना, क्योंकि लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, 1/x का डिफरेंशिएशन log x नहीं होता। अब 1/x है तो आप इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, आप x को रेज टू द पावर -1 लिख सकते हैं। इसके बाद तो ये अत्यंत सरल हो गया है, आप इसको अत्यंत सरल तरीके से कर लीजिए, -1 ये -1 को नीचे ले आइए और बस ये आपका -1/x² हो जाएगा। उसके बाद ये एक और क्वेश्चन है, इसको देखिए। जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे इतने डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बस आपकी प्रैक्टिस के लिए थे। अब आपको ये वाला क्वेश्चन मिला है, इसमें देखिए √x + 1/√x का होल स्क्वायर। इसको करने का कोई और तरीका आपके दिमाग में सोच रहा हो तो आप उसको यूज कर सकते हैं, पर लेकिन दिस इज अ बेस्ट वे, आप इसको खोल लीजिए, है ना। x² याद है ना, एक सेकंड ना, a+b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी कैसे खुलती है, a² + b² + 2ab। उसी तरीके से इन्होंने खोल दिया है यहाँ पर, ठीक है। ab करा है तो ये इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये x प्लस x⁻⁻1, क्योंकि अपॉन में था 1/x था तो यहाँ पे हमने -1 कर लिया, और ये +2। अब इसको डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं बहुत आसानी से, x का डिफरेंशिएशन, x⁻⁻1 का डिफरेंशिएशन, 2 का डिफरेंशिएशन तो क्या होता है, 0 ही होता है। बस हो गया अब आपका ये सॉल्व, राइट। इसका करेक्ट आंसर क्या है, 1 - 1/x²। अभी नेक्स्ट है, ये कुछ इतना बड़ा सा है। अब मैंने आपको बताया था ना एडिशन और डिफरेंस रूल, सॉरी, एडिशन और डिफरेंस रूल। तो यहाँ पे हमें वही लगाना है, यहाँ पे आपका ये प्लस है और ये आपका माइनस है और ये आपका प्लस है, तो आप इस प्लस माइनस प्लस को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो ये 2x³ था यहाँ पे आपका, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2, क्योंकि जब 2 ऐसे मल्टीपल में होता है ना, आप उस 2 को बाहर ले आइए। जब कोई भी कांस्टेंट आपका मल्टीपल में हो तो आप उस कांस्टेंट को हमेशा बाहर रखेंगे। तो x³ का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x² प्लस 3x का, ये मैंने बताया था ना, ax का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ax * log a, यही है।
फिर उसके बाद यहाँ पे 4 log x है, 4 log x है। log का क्या होता है, 1/x होता है, वही हमने निकाल के बाहर रख दिया। और फिर आपका 5 है तो 5 का 0 होगा, तो आपका ये पूरा मिला करके 6x² + 3x log 3 माइनस 4/x, ये 6 कहाँ से आया, 3 × 2 करके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, इसको और देखते हैं हम लोग, इसको कैसे करना है। ये आपको y गिवन है x - 4 में 2 √x, देन फाइंड dy/dx एट x = 4। एट x = 4 ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले dy/dx फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। को y है गिवन है, तो ये 1/2 जो है ये एक कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं 1/2 को। फिर ये x - 4 में x 1/2 हो जाएगा। अब इस 1/2 को x को ऊपर जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा, x 1/2 और माइनस, क्योंकि यहाँ पे 4 के साथ कुछ है ही नहीं तो 4 को एज इट इज रखना पड़ेगा अपने पास, x - 1/2। और ये ऊपर जब गया है इसलिए माइनस हो गया, ठीक है ना, नीचे तो ये प्लस था और जब ये ऊपर गया तो इस वजह से ये माइनस हो गया, याद रखना। सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, क्या हो गया ये, चलो गड़बड़। हाँ, अब क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, फिर दोनों साइड 1/2, क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए हमने इसको बाहर निकाल दिया था। फिर आपका ये x रेज टू दी पावर 1/2 को आप डिफरेंशिएट करेंगे, -4x रेज टू दी पावर -1/2 को आप डिफरेंशिएट करेंगे। पावर्स को तो डिफरेंशिएट करना आता है ना, 1/2 को बाहर निकाल लेंगे और उसमें से -1 कर देंगे। यहाँ पर वही करा है, यहाँ पर भी वही करा है, और ये की वैल्यू आ गई है, ठीक है। फिर आप इसको अच्छे से जोड़ जाड़ के लिख देंगे, तो कुछ ये ऐसा हो जाएगा, है ना। जब आप इसको देखें ना, इसको जब आप जोड़ के लिखेंगे तो ये यही बनेगा, है ना। इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इसमें करेंगे, इसकी इसमें करेंगे, भाई इतना तो आता ही है सबको, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा था एट x = 4, लिखा था ना यहाँ पे एट x = 4। तो जब एट x = 4 लिखा है इधर, तो जहां पर x है डिफरेंशिएट करने के बाद जब x जहां जहां पर है वहां पे आपको 4 रख देना है। डिफरेंशिएट करने के बाद x जहां जहां पर है आपको वहां पे 4 रख देना है। यहाँ पे हमने वही करा है, तो जहाँ पे x था 4 + 4, यहाँ पे भी x था x √4, तो आपका आंसर क्या है 8/32 = 1/4, ठीक है। बहुत आसान है भाई डिफरेंशिएशन, कोई ये नहीं कहेगा कि डिफरेंशिएशन बहुत हार्ड है, बहुत आसान चीज है डिफरेंशिएशन। अगर ध्यान से करेंगे ना एकदम मस्ती से होके तो ये बहुत आसान होता है, ठीक है। क्वेश्चन ही करने में इतना मजा आता है कि फिर कुछ और सोचते ही नहीं है, ऐसे मन करता है क्वेश्चन से क्वेश्चंस करते रहो। पर लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं अच्छा लगता डिफरेंशिएशन, पर अगर आप धीरे धीरे कोशिश भी करेंगे ना तो बहुत अच्छा लगने लग जाएगा, और जब आपको ये अच्छा लगने लग जाएगा फिर तो बस पूछो ही मत, फिर तो ये बहुत ही अच्छा होता है जब अच्छा लगने लग जाता है तो फिर। अब जरा नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। 3 sec x into sin x plus 4 cosec x into cos x minus 5 tan x into cot x। बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या देख लिया हो, है ना, बहुत मुश्किल टाइप्स, है ना, ऐसे ही लग रहा है ना। अभी इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे एंड यू आर सरप्राइज टू सी और यू कैन गुड टू सी कि कितना ज्यादा ये चेंज हो जाता है, ठीक है। sec x को आप 1/cos x लिख सकते हैं। देखिए आपको जरूर ये सब पता ही होगा, मैं ये मान के चल रही हूँ ऑब्वियसली पता ही होगा, 10th तक भी जिसने नहीं भी पढ़ी है तो 10th तक ही ये पढ़ा दिया जाता है। नो, अब आप cosec x को 1/sin x लिख सकते हैं, और आप cot x को 1/tan x लिख सकते हैं। तो अब जब आपने ये सब लिख दिया है तो sin x अपॉन cos x tan x होता है, cos x अपॉन sin x cot x होता है, और tan x अपॉन tan x तो 1 ही होगा। तो ये जो आपका इतना लंबा चौड़ा सा फंक्शन था, ये एक छोटा सा फंक्शन बन गया है जिसका डिफरेंशिएशन करना आई डोंट थिंक अब किसी को भी हार्ड लगता है। tan x का sec स्क्वायर x होता है, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x होता है, और 5 का तो 0 होता है ये, तो आपका ये वाला आंसर आ चुका है। फिर 1 - 1 + cos 2x अपॉन में 1 - cos 2x, देखो ये वाला ना क्वेश्चन जो है ये एक आपका PYQ भी है, मैंने ये देखा था क्वेश्चन पेपर्स में, ये आया हुआ है। क्यों आया हुआ है, देखिए इसना कोई हार्ड नहीं है इसमें, पर लेकिन इसमें जो आइडेंटिटी लग रही है ना, इसने इसको थोड़ा सा हार्ड बना दिया, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, आइडेंटिटीज उन्हें याद ही नहीं होती है। तो 1 + cos 2x = 2 cos square x, देखिए आप इसको किस तरीके से याद रख सकते हैं कि जहाँ पे प्लस होगा
वहां पे cos स्क्वायर एक्स होगा, और जहाँ पे माइनस होगा वहां पे sin स्क्वायर एक्स होगा। ठीक है, इससे आप इसको याद रख सकते हैं। 2 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cos एक्स अपॉन में, अब ये मत कहना कि ये क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये cos स्क्वायर एक्स जो है ये, इनसे ये रूट कैंसिल हो गया, दोनों से, दोनों पे से हटेगा ना, तो cos एक्स अपॉन में sin एक्स, cot एक्स, और cot एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर एक्स। बहुत आसान था, राइट। इसी तरीके से ना इनको आप चेंज कर सकते हैं, जिसको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद है ना, तो उनको आसानी से चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट है, ये आपका जो मैंने आपको पढ़ाया था ना, कौन सा पढ़ाया था, प्रोडक्ट रूल, वो लग रहा है इसमें। क्या था प्रोडक्ट रूल में, जैसे कि आपका पहला वाला फंक्शन है, ये दूसरा वाला, तो पहले वाले को ऐसे रखे और दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, और फिर दूसरे वाले को ऐसे रखे और फिर पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि एक बारी में खाली एक का ही डिफरेंशिएशन होता है, तो बस वही कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, और फिर अब क्या करना है, आपको फिर ये डिफरेंशिएशन करके इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ex तो ex ही होगा, क्योंकि इसका तो डिफरेंशिएशन करने का करते भी तो भी यही होता है, log x का 1/x होता है, फिर हमें log x को ऐसे ही रखना है, और ex का डिफरेंशिएशन तो ex ही रहता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ax स्क्वायर इंटू साइन एक्स जो है, इसमें आपको क्या करना है, लेट मी टेल यू कि a जो है ये कोई नंबर है, इसको आप बाहर निकालेंगे, और एक्स स्क्वायर डॉट साइन एक्स, ये आपको पूरा फंक्शन रह जाएगा, हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्या होगा भाई, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, पर लेकिन यहाँ पे करना नहीं है। ठीक है, पहले वाले को ऐसे ही रखेंगे, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर दूसरे वाले को ऐसे ही रखेंगे, और फिर पहले वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे। गॉट दैट, ठीक। ये कुछ इस तरीके का बन के आ गया, इसको आपने फिर और सिंप्लीफाई करा तो ये पूरा ये बन गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाले को ऐसे ही रखेंगे, यहाँ रख दिया, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाले को ऐसे ही रखेंगे और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये हमने ऐसे ही रखा था, ex का तो ex ही होता है, माइनस ex, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, ex का ex ही होता है, यहाँ पे एक स्क्वायर रखा था, इसके बाद हमने इसको और सिंप्लीफाई किया, देन ये हमारा रिजल्ट आ गया। ओके, ये प्लस माइनस थे ना, ये ऐसे कट गए। ठीक है, चलिए, यहाँ पे था नीचे वाला वही होगा भाई जो ऊपर था, इसमें नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाले का स्क्वायर, फिर ऊपर वाला हम ऐसे ही रखेंगे, सॉरी, नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाला ऐसे रखेंगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला अब ऐसे ही रखेंगे, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। अब भाई ये भी मैं नहीं सॉल्व करवाऊंगी, क्योंकि साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, ये सभी को पता है, लॉग एक्स का 1/x होता है, इसी तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस यहाँ तक के सॉल्व हो गए। और ये नेक्स्ट है आपका 2x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5 रेज़ टू पावर x 4, सॉरी, ये आपका एक अपना अलग फंक्शन है पूरा, और ये x रेज़ टू द पावर 4 होता है, ये अपने एक अलग फंक्शन है ना। तो ये फंक्शन के अंदर जब फंक्शन होता है ना, उसको हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं, जैसे कि log sec x है, sec x अपना अलग फंक्शन है और log अपना अलग फंक्शन है। ठीक है ना, अब जैसे कि, और इसको हम चेन रूल से सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, मैंने चेन रूल आपको कल पढ़ाया था ना, dy बाई dt इंटू dt बाई dx, किस तरीके से आप इसको x स्क्वायर 5 है ना, जैसे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं, स्क्वायर प्लस 5, इसको आप पूरा t मान लीजिए, तो आपको ये गिवन क्या हो जाएगा, फिर ये आपका cos t हो जाएगा। देखो मैं खाली c लिख रही हूँ, ठीक है ना, ज्यादा मेहनत लगेगी। तो cos t का क्या होता है, माइनस साइन x होता है, माइनस साइन t हो जाएगा, और t को हम इसको सब्सटीट्यूट भी कराएंगे भाई, x स्क्वायर प्लस 5 होगा, प्लस 5, तो ये हमारा dy बाई dt निकल गया। ठीक है, अब ये हमने t लिया था, तो अब इसको x के रेस्पेक्ट में भी फाइंड करना है, तो अब हम इसको जब x के रेस्पेक्ट में फाइंड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यही तो होता है, तो पावर होती है तो ऊपर वाली पावर नीचे आ जाती है, और ऊपर उसका एक कम पावर आ जाती है, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डॉट 2x। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व होते हैं आपके कॉम्पोजिट फंक्शंस, और जब ज्यादा समझ आएगा जब इसके एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, अभी कंपोजिट जो फंक्शंस कराए थे ना, उसके थोड़े से यहाँ पे क्वेश्चंस देख लेते हैं, वो कैसे सॉल्व होंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन होता है, जैसे कि ये एक फंक्शन है x स्क्वायर माइनस 5, अपना एक फंक्शन है, अलग फंक्शन है,
और इसके ऊपर स्क्वायर लग रहा है, तो इसने इसको एक अलग फंक्शन बना दिया। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को हम टी पुट कर लेंगे, ठीक है। तो डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, हमने इसका डिफरेंशिएशन कर लिया। तो y इज इक्वल टू टी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 5 को हमने टी पुट कर लिया है, और t हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5 है। फिर टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2t हो जाएगा, इंटू एंड डी टी बाई डी एक्स क्या था, 2x था, और चेन रूल के हिसाब से dy बाई डी एक्स क्या होता है, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स होता है। 2t इंटू 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5, क्योंकि यहाँ पे हमने t भी तो लिखना है ना हमको, तो t जो हमने इसको भी रिप्लेस करना मत भूल जाना, कभी t लिख के आ जाओ तो वो कहेगा अरे t कहाँ से आ गया ये, तो t मत लिख के आना, t की जो एक्चुअल वैल्यू है वो जरूर लिख देना। इसी तरीके से ये वाला भी है, इसमें भी आपको ये करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को आप टी ले लेंगे, और फिर टी रेस टू द पावर 1/2 है, और जहाँ पे टी की वैल्यू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, 1/2 टी रेस टू द पावर -1/2, मतलब कि 1/2 अंडर रूट टी हो जाएगा, एंड डी टी बाई डी एक्स आपका 2ax प्लस बी हो जाएगा। फिर डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, चेन रूल, और आपका कुछ आंसर ये आ जाएगा। हो गया, सिंपल, सिंपल ही था ना, तो मुश्किल तो नहीं था, बहुत आसान था, है ना। अभी एक और इसके क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिए। इसमें ई एक्स रेस टू दी पावर 3 है, यहाँ पे आप ई एक्स को टी ले लेंगे। अब ना मुझे क्योंकि ये तो रिकॉर्डिंग है, अगर लाइव होता ना तो भी सब बच्चे नीचे ऐसे लाइव जो चैट होता है ना उसमें बता रहे होते हैं कि इसमें हम ई एक्स को टी ले लेंगे, उनको पता है, जब समझ आने लग जाता है ना सब ऐसे ही करते हैं। और अभी भी ना सब साथ साथ बोल रहे होंगे कि हाँ इसमें ई एक्स को हम टी ले लेंगे, आई नो अबाउट दैट। और y इज इक्वल्स टू टी क्यूब, और t क्योंकि हमारा ए एक्स था, फिर t क्यूब का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी टी क्या होगा, 3t स्क्वायर, और डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि ई एक्स तो ई एक्स ही है भाई, वो तो सबका बॉस है, वो तो कहीं नहीं बदलेगा, वो तो एक जैसा रहेगा। चेन रूल के हिसाब से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, तो 3t स्क्वायर इंटू ई एक्स इज इक्वल्स टू 3 एक्स टू द पावर 2 इंटू ई एक्स, ओके। और ये टी हमने यहाँ पे रिप्लेस भी किया है, ये याद रखना भाई, कभी वहां कर तो आओ पर टी को रिप्लेस ही ना करो, गड़बड़ हो जानी है। वाई लॉग साइन एक्स, ठीक है, लॉग ई साइन एक्स, इसमें हम क्या करेंगे कि आप साइन एक्स को टी पुट कर दीजिए, तो लॉग टी हो जाएगा, टी यहाँ पे साइन एक्स है, और log t का 1/t हो जाएगा, और dt बाई डी एक्स का cos x हो जाएगा, क्योंकि sin x का cos x होता है। और चेन रूल के हिसाब से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, तो 1/t इंटू cos x। अब आप इसको t की वैल्यू रखना मत भूलिएगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, तो cos x अपॉन sin x, और इसको भी चेंज कर दिए तो ये cot x हो जाएगा। बहुत आसान है, आई नो डिफरेंशिएशन बहुत आसान है, लिमिट से ज्यादा आसान मुझे डिफरेंशिएशन ही लगती है। तो बस ये आपका क्या खत्म हुआ अभी, कंपोजिट फंक्शन वाला खत्म हुआ था ना, हाँ कंपोजिट फंक्शन वाला खत्म हुआ था। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉग आप लोगों को पता है ना, लॉग का क्या बताया था मैंने आपको, log x का differentiation 1/x, ठीक है ना। When a given function contains a variable as its exponent, or the function is a product or quotient of a number of function, the derivative cannot be obtained easily by using standard formula। क्या होता है ना कि जब आपका किसी फंक्शन का कोई एक्सपोनेंशियल पावर हो, यानी कि ex जब आ जाता है, तो उसमें क्या होता है कि आप उसका डेरिवेटिव आसानी से नहीं निकाल पाते हैं, सॉरी आसानी आ गया ना, आसानी से नहीं निकाल पाते हैं, तो उस टाइम पे हम लॉग ले लेते हैं, लॉग का यूज करते हैं। लॉग कैसे लेते हैं, तो इसके लिए आपको पहले कोई भी फंक्शन है ना उसके दोनों तरफ आप लॉग ले लीजिए। फंक्शन को पहले तो आप वाई ले लीजिए ना, जैसे आपका कोई भी फंक्शन है, कुछ भी है आपका, सपोज साइन ई रेज टू द पावर एक्स है ना, ये आपका कोई फंक्शन है, ये है, तो आप इसको पहले इस वाले फंक्शन को आप y ले लेंगे, इज इक्वल्स टू y, इसको आप y ले लेंगे, फिर इसके आप दोनों तरफ log ले लीजिए, इसका भी log ले लो, और log कैसे बन गया सॉरी, आपको log लेना है ना, आप log ले लो, बस log ले लीजिए दोनों तरफ, और फिर आप log फाइंड कर लीजिए, और उसके बाद आप डी बाई डी एक्स फाइंड कर लीजिए। जब ज्यादा समझ आएगा जब इसका एग्जाम्पल करवाऊंगी, ठीक है, अभी तो बस बता रही हूँ कि इस तरीके से सॉल्व होते हैं। अब हम लोगरिथमिक फंक्शंस के भी थोड़े से एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि लॉग जो होता है ना, इसको हम कब यूज करते हैं, जब कोई ना पावर में हो, जैसे कि x cos इनवर्स x, अब इसको सॉल्व करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, log y इज इक्वल टू
अब ये मत कहना कि cos इनवर्स x नीचे यहाँ कैसे आ गया, ये इस वजह से आ गया क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी है कि उसकी जो पावर होती है ना वो ऊपर से कूद के नीचे आ जाती है, यहाँ पे भी वही हुआ, तो इसी वजह से ये चीजों को आसान कर देता है। अब आई डोंट थिंक इसमें कुछ भी मुश्किल है सॉरी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दिया, ये हमने इसमें प्रोडक्ट रूल लगाया है, पहले वाले को ऐसे ही रख के दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले को ऐसे ही रख के पहले वाले का डिफरेंशिएशन। cos इनवर्स x का -1/√1 - x स्क्वायर क्या होता है, डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे 1/y था, y को आप इधर ले जाइए, dy बाई डी एक्स आपका इधर रह जाएगा, आपको dy बाई dx आपका मिल गया है। और यहाँ पे y की वैल्यू पुट करना मत भूलिएगा, y की वैल्यू क्या थी, x cos इनवर्स x, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू log x sin x। अब इसको कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस के लिए ही हम जनरली लॉग का फंक्शन बनाया गया है ताकि हम इसको आराम से अपने ऐसे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें, ठीक है। अब इसको नॉर्मल तरह से कोई फॉर्मूला है नहीं कि अगर पावर में है तो हम क्या करेंगे, है ना, तो इसीलिए ही हम यहाँ पे लॉग लेते हैं। अब देखिए क्या होता है इसमें, यहाँ पे लॉग ले लिया, लॉग बाय, अब वहां से साइन नीचे उतर के आ गया, ठीक है। अब इसको साइन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ, ये लॉग इंटू लॉग एक्स अपना एक अलग फंक्शन है, ठीक है ना, लॉग इंटू लॉग एक्स अपना अलग ही फंक्शन है। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल लगाया है, ये देखिए, ठीक है। साइन एक्स इंटू 1/log x इंटू लॉग एक्स प्लस लॉग इंटू लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। ये लॉग इंटू लॉग एक्स अपना एक अलग ही फंक्शन है। यहाँ से y ले आइए आप और बस इसका सॉल्व कर दीजिए। अब इसके बाद मुझे नहीं बताने की जरूरत है, आगे तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन है। नेक्स्ट देखिए, इसका जो बेसिक यूज है ना वो ऐसे वाले फंक्शंस में होता है। लॉगरिथमिक के ना ऐसा फंक्शन अगर आएगा ना लॉगरिथमिक पेपर में, तो वो ऐसा वाला कुछ पैटर्न जरूर देगा, आप इसको तब वहां से जरूर कर सकते हैं। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y अपन 1 माइनस 5। इसको करने के लिए ना सबसे पहले आपको y इज इक्वल टू, ये है ना आपको, तो आप इसको प्लस y कर दीजिए, x प्लस y कर दीजिए, क्योंकि y की भी तो वैल्यू यही है ना, तो आप इसमें सीधे यहाँ पे x प्लस y कर दीजिए, फिर दोनों तरफ log ले लीजिए, x प्लस y आपका नीचे आ जाएगा। अब log ई कुछ होता ही नहीं है क्योंकि ये log है, ये एक्सपोनेंशियल है, तो ये एक दूसरे को काट देंगे, तो ये कुछ होता ही नहीं है। तो 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स। क्यों, मैंने बताया था ना, जब y को आप सॉल्व करेंगे तो dy बाई डी एक्स बताया था, ये बताऊंगी, चलो जो भी कुछ है बता देती हूँ। अगर आपने dy बाई डी एक्स को आप x के रिस्पेक्ट में y को डिफरेंशिएट करेंगे तो उसके साथ आप dy बाई डी एक्स एक अलग से लिख देंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन ले लिया हमने, यहाँ से हमने अब कॉमन ले लिया और फिर उसके बाद हमारा ये आंसर आ गया, और यही प्रूव भी करना था और ये प्रूव भी हो गया, ठीक है। तो लॉग के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, इस तरीके से ये सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, होगी भी तो बता ही नहीं पाओगे जब तक वीडियो का कमेंट में नहीं लिखोगे, ठीक है। इम्प्लिसिट फंक्शंस देख लीजिए। इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होता है ना, कि जब आपके जो तो फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से जुड़े हुए हों कि आप उनको अलग ना कर पाओ। समझ नहीं आया होगा ना, एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ के बताती हूँ। When independent variable x and dependent variable y occur together in an equation and it is not convenient or possible to express y in terms of x, जब आप उनको अलग ना कर पाओ या फिर आप y को x के टर्म्स में एक्सप्रेस ना कर पाओ, तो आप उसको डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे, तब आप क्या करोगे, then we say that y is an implicit function of x, y x का implicit function है। In such cases the variable x and y are connected by relation in the form f एक्स वाई इज इक्वल टू 0। जब वो लोग कुछ इस तरीके से जुड़े हुए हों किसी इक्वेशन में, जब आप उनको अलग ना कर पाओ, राइट, उनको अलग ना कर पाओ, तब आप क्या यूज करते हैं, उनको क्या कहते हैं, आप इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। को सॉल्व कैसे करना होता है, कुछ इस तरीके से सॉल्व करना होता है, डिफरेंशिएट विद टर्म विद रिस्पेक्ट टू एक्स, नथिंग दैट वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। y अगर x का फंक्शन भी नहीं है ना, तब भी आप उसको x के साथ डिफरेंशिएट करो, और जब y अगर x का फंक्शन ना हो तो उसके बाद एक dy बाई डी एक्स लिख देते हैं। जैसे कि आपने y को x के साथ में डिफरेंशिएट करा और वो उसके साथ में आप उसके टर्म्स में उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो, तो उसके बाद आप एक dy बाई डी एक्स लिख दो, ठीक है ना। जैसे कि आपने log y को x के रिस्पेक्ट में, आपको कोई गिवन है log y, ठीक है ना, और आपने इसको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, x के रेस्पेक्ट में, तो आप इसको किस तरीके से लिखोगे, इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, 1/y इंटू dy बाई
dx, ठीक है ना। और इसी तरीके से आप अपनी इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और उसमें से dy बाई dx को बाहर निकाल लीजिए और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से हम इम्प्लिसिट फंक्शंस को भी सॉल्व कर लेंगे। दैट्स इट। अब जरा इम्प्लिसिट फंक्शंस के भी थोड़े से एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इम्प्लिसिट फंक्शंस वो होते हैं जिसमें x और y अलग नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आप जरा x रेज टू द पावर y, आप इसको कैसे अलग करेंगे। बाय चांस आपने इसको अलग कर भी लिया तो यहाँ पे आप कैसे मतलब कि इनको अलग ही नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करते हैं उनको हम इम्प्लिसिट फंक्शंस बोलते हैं और इनको भी हम किसके द्वारा सॉल्व करते हैं, चेन रूल से। चेन रूल से कर लीजिए या फिर वाई लेकर कर लीजिए, है ना। चलिए मैं बताती हूँ सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस के साथ ही सॉल्व होते हैं यार। अब दोनों तरफ लॉग ले लीजिए पहले, क्यों, क्योंकि हमें पावर नीचे उतारनी है। अब यहाँ पे भी ये उतर के नीचे आ गया y और यहाँ पे भी उतर के नीचे ही आ गया। लॉग ई कुछ नहीं होता, लॉग ई 1 होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे 1 हो गया, y माइनस 1 और ये y इंटू लॉग ई। यहाँ से हमने जब y बाहर निकाला, यहाँ से हमने y यहाँ से माइनस में था, यहाँ पे प्लस में चला गया, फिर हमने y बाहर निकाले तो 1 प्लस लॉग ई x हो गया इज इक्वल टू x, फिर y इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस लॉग x हो जाएगा। ये मत पूछना कि ये हुआ कैसे, इतना तो प्लस माइनस इधर उधर जाके क्या बनता है सबको पता है। फिर उसके बाद अभी आप यहाँ से अपना क्वेश्चन रूल लगाना स्टार्ट करेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला फिर ऊपर ऐसे ही रख दो, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, माइनस ऊपर वाला ऐसे ही रख दो और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर दो। उसके बाद ये आपको कुछ ऐसी वैल्यू मिल गई और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इम्प्लिसिट फंक्शंस को भी सॉल्व करना इतना हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें ये दोनों आपस में एक दूसरे से मिले हुए होते हैं ना, तो बस उनको अलग कैसे करना है ये सोचना होता है, बस फिर इनको डिफरेंशिएट कर दो आराम से। अब ये वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, देखिए ये पूछा भी गया है 2001 और 2005 में, ठीक है। इसमें भी क्या करना होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना, यहाँ पे प्लस y कर दीजिए क्योंकि y की तो वैल्यू साइन एक्स प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो फिर यहाँ पे हमने स्क्वायर लिया क्योंकि हमें रूट हटाना था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। अब इसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो यहाँ से 2y और dy बाई dx, क्यों, क्योंकि हमने y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, इस वजह से साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, y है यहाँ पे dy बाई dx। अब dy बाई dx सारी टर्म्स को एक साथ ले आइए तो आपका कुछ ऐसा दिखेगा और फिर cos x अपॉन में 2y माइनस 1, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 था और ये 2y था तो हमने dy बाई dx एक साथ लिए, इससे हम इधर लेके गए तो ये प्लस का माइनस हो गया, इस वजह से ये ऐसा हो गया, ठीक है। तो इम्प्लिसिट फंक्शंस के भी कैसे एग्जांपल्स सॉल्व करने हैं, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। नाउ पैरामेट्रिक फॉर्म, कभी कभी क्या होता है ना कि जो x और y हैं वो दोनों ही ना किसी और वेरिएबल के फंक्शन बन जाते हैं, तब हम उस फॉर्म को पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं। जैसे कि x यहाँ पे, x भी यहाँ पे t का फंक्शन है और y भी t का फंक्शन है, इस फॉर्म को हम पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं और t को यहाँ पे हम पैरामीटर्स कहेंगे, ठीक है। और इसको भी हम dy बाई dx वाले जो तरीका है ना चेन रूल वाला, उसी से ही फाइंड करते हैं। पर इसमें क्या एक डिफरेंस होता है, इसमें हम जो टर्म्स है ना पैरामीटर को हम पहले एलिमिनेट नहीं करते हैं, उसको हम लास्ट में एलिमिनेट करते हैं। जब हम पूरा अलग अलग करके इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, फिर उसके बाद हम उसको एलिमिनेट करते हैं, किसको, पैरामीटर को, ठीक है। ये होती है आपकी पैरामेट्रिक फॉर्म। इस पे थोड़े से क्वेश्चंस देखते हैं। अब जरा पैरामेट्रिक वाले इक्वेशंस फंक्शंस के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं ये देख लेते हैं। इफ x इज इक्वल टू a sec थीटा एंड y इज इक्वल टू b tan थीटा, मैंने कहा था ना कि इसमें क्या होता है कि दो x और y किसी एक पैरामीटर से जुड़े होते हैं, पैरामीटर क्या है, थीटा है। तो अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। वी हैव x इज इक्वल टू a sec थीटा। अब इसको हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि मैंने कहा था ना इनको अलग नहीं करते हैं, पहले पहले इनको डिफरेंशिएट कर देते हैं। आपने इसको डिफरेंशिएट किया, ठीक है। तो ये कुछ ये बन गया और y को जब आपने डिफरेंशिएट किया b tan थीटा, तो b sec स्क्वायर थीटा बन गया। फिर आप इन दोनों को dy बाई dt इंटू dt बाई dx की मल्टीप्लाई कर दीजिए चेन रूल से, फिर ये आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना। अब आप इसको b बाय इसको अलग कर दीजिए और ये आपका sec थीटा अपॉन में tan थीटा हो गया। sec से ये x का स्क्वायर कट गया ना, तो आपका sec अपॉन tan हो गया।
फिर आप इसको सेक को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, फिर ये 1 अपॉन साइन थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। ठीक है ना, बी अपॉन ए कोसेक थीटा, क्योंकि 1 अपॉन साइन थीटा का कोसेक थीटा हो जाता है। ओके, नेक्स्ट ये यहाँ पे ना tan थीटा नीचे था, तो इस वजह से साइन थीटा अपॉन में cos थीटा आया था। मुझे लगा कि आप लोगों को थोड़ा सा इसमें डाउट होगा, तो इसलिए मैंने बता दिया है ना। नीचे साइन थीटा अपॉन cos थीटा होगा ना, तो इस वजह से ये cos थीटा यहाँ नीचे से यहाँ ऊपर चला गया। ठीक है ना, इसमें कोई क्वेरी मत रखना। नेक्स्ट, अब इसमें देखिए x इज इक्वल टू a cos t प्लस t sin t, y इज इक्वल टू a sin t माइनस t cos t, फाइंड d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव। अब ये वाला क्वेश्चन भी आ गया, तो आपको इससे भी पता चल जाएगा कि डेरिवेटिव सेकेंड वाला कैसे निकालते हैं। इसको आसानी से पहले निकाल लीजिए, cos t का कर लीजिए, t sin t का कर लीजिए, माइनस sin t प्लस sin t प्लस में t cos t। ये t का हमने यहाँ पे sin t हुआ है, ठीक है ना, ए टी कॉस टी हो जाएगा ये। उसके बाद डी वाई बाई डी टी निकालिए, साइन टी का कॉस टी माइनस टी कॉस टी, माइनस कॉस टी ये टी का हो जाएगा, और प्लस टी साइन टी, ये कॉस टी का हो जाएगा। ए टी साइन टी हो गया, फिर आपने यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, डी वाई बाई डी टी अपॉन में डी एक्स बाय डी टी करके, फिर ए टी बाई इंटू साइन टी अपॉन में ए टी कॉस टी, तो ये आपका टेन टी हो जाएगा। ए टी से ए टी कैंसिल हुआ है ना, तो साइन अपॉन कॉस टेन टी होता है। अपने यहाँ पे 10t लिख दिया। अब इसको सेकंड डिफरेंशिएशन भी करना था, सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन करना था। अब 10t का जब आप करेंगे तो sec स्क्वायर टी टू डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर टी इंटू 1 अपॉन ए टी कॉस टी। ठीक है, तो इज इक्वल टू sec क्यूब टी अपॉन में ए टी। ये आपका टोटल आंसर आया है। ठीक है, ओके, तो आपको ये भी समझ आ गया कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए पहले वाले का एक और बार डिफरेंशिएशन कर देंगे तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द सेम। नाउ रोलीज थ्योरम। ठीक है, अभी डिफरेंशिएशन का काफी हद तक का पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। अभी रोलीज थ्योरम आती है। रोलीज थ्योरम क्या कहती है, कोई भी फंक्शन ऐसा है जो कि एक क्लोज इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूस है, और ओपन इंटरवल ए बी में हर जगह पर हर एक पॉइंट पर वो एग्जिस्ट करता है, क्या, उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, और एफ ऑफ ए जो है वो एफ ऑफ बी के बराबर भी है। ठीक है, तो उसमें से क्या होगा कि ऐसी वैल्यू x के लिए एक ऐसी वैल्यू जरूर एग्जिस्ट करेगी, सपोज c, x के लिए कोई भी ऐसी वैल्यू हमने c ले ली है, वो ऐसी एग्जिस्ट जरूर करेगी जहां पे उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप इसको, यानी कि अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो जो c है जो कि a और b के बीच में है, ऐसा जरूर होगा, एक सी ऐसा जरूर होगा जो कि ए और बी के बीच में है, जिसके डेरिवेटिव में अगर हम सी रखेंगे तो वैल्यू 0 आएगी, यानी कि उसको सेटिस्फाई करेगा। जब इसके क्वेश्चन करोगे ना, जब ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चंस पे चलते हैं। बस आप इसके ये ध्यान रखेंगे, ये 3 मेन पॉइंट्स है, ये चेक करने होते हैं। पहला कि वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, दूसरा उसका जो डेरिवेटिव है हर जगह पे एग्जिस्ट होना चाहिए ओपन इंटरवल में, और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए, वेरीफाई रोलीज थ्योरम फॉर ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू द पावर 4 माइनस 1 एंड ये आपका क्लोज इंटरवल है। ठीक है, तो इसका पहला पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इन -2 to 2 क्लोज इंटरवल। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है इन एक्स ऑफ डिग्री 4, सो इट इज अ कॉन्टिन्यूस, है ना, इन क्लोज इंटरवल। ये कॉन्टिन्यूस होगा क्योंकि पॉलिनोमियल है, और ये डिफरेंशिएबल भी होगा ओपन इंटरवल में, ये भी बात जाहिर सी है क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। फिर हम इसमें क्या करेंगे, एफ ऑफ 1 रखेंगे, फिर एफ ऑफ ए रखेंगे, और फिर एफ ऑफ बी रखेंगे। दोनों से वैल्यू 0 आ गई, यानी कि बराबर आ गई, तो ए और बी बराबर हो गए। तीसरी कंडीशन भी फुलफिल होगी, पहली वाली कॉन्टिन्यूस है, दूसरी वाली डिफरेंशिएबल है, तीसरी वाली दोनों बराबर भी है। तो अब इसको डिफरेंशिएट हम करेंगे, है ना, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया, फिर एक्स को हम सी रखेंगे, इसको वेरीफाई कर रहे हैं ना, एक्स को हमने सी रखा, फिर सी रखने के बाद सी की वैल्यू जो आ रही है वो 0 आ रही है, और जो 0 है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है। मैंने कहा था ना कि सी जो कि एक ऐसी वैल्यू है जो -1 से 1 के बीच में लाई करती है, वो इसका सोल्यूशन जरूर होगी।
ठीक है, 0। तो सी की वैल्यू जब आप 0 रखोगे, यहाँ पे जब सी की वैल्यू आप 0 रखोगे तो उसका सोल्यूशन हो ही जाएगी, जाहिर सी बात है। एक्स की जगह 0 रखोगे तो 4 × 0 तो 0 ही होगा। तो रोलीज थ्योरम इसके लिए तो वेरीफाई हो गई। अभी हम इस रोलीज थ्योरम को इसके लिए देखते हैं, कैन नॉट अप्लाई रोलीज थ्योरम फॉर f of x is equals to mod x because f of x is equals to mod x is not differentiable at x is equals to 0। ओके, इसको आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं 0 पर। In the open interval -2 to 2, thus f of x does not satisfy condition of Rolle's theorem। आप पहली दूसरी कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं करें तो तीसरी पे जाना ही क्या, राइट। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी बात पे। ये है बढ़िया सा क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको देखिए, पुट x is equals to 0, वेरीफाई Rolle's थ्योरम फॉर द फंक्शन। हाँ, इसका ना आपको इंटरवल निकालना पड़ेगा खुद से, इसका x को आपको सॉल्व करना होगा, है ना। इसको आप सॉल्व करिए। इसका पहला इसका जो रूट है वो 1 हो गया, फिर आप इसी 1 वाले रूट से आप और दूसरे रूट्स निकाल लीजिए, तो वो 2 और 3 आ गए। तो इसका इंटरवल जो आ गया वो 1 to 3 आ गया, 1 से 3 तक का। फिर आप 1 पे और 3 पे इसकी वैल्यू रखिए तो 0 ही आ रही है। ओके, तो f of x इज अ पॉलिनोमियल, इट इज कॉन्टिन्यूअस, तो ये कॉन्टिन्यूअस भी होगा। और अब ये विच एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल, तो f डैश x भी है इसका। अब आप इसको f डैश निकालिए, इसका f डैश निकालिए, इसका डैश नहीं डैश निकालिए। हाँ, इसका डैश निकाला हमने, तो ये कुछ आया 3c² करके, यहाँ पे ये 3 था ना, तो 3 बाहर निकल आ गया, ये 12 हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये 2 था तो ये नीचे 12 हो गया। ठीक है, अब आप c निकालेंगे इसका। ये फॉर्मूला पता है ना आपको सबको, b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये c की वैल्यूज आ गई हैं, तो c की वैल्यू ये आई है। ठीक है, तो both these points lie in the interval माइनस, ये क्या हो गया सॉरी, ये जो दोनों वैल्यूज है ये इसमें लाई करती हैं। किस में लाई करती हैं, 1 से 3 के इंटरवल के बीच में ये दोनों वैल्यूज लाई करती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको रोलियस थ्योरम भी समझ आ गई होगी। शर्म पता नहीं आज क्या हो रहा है, समझ आ गई होगी। ठीक है, चलो भाई, वीडियो तो समझ आई, क्या बोलते हैं, रोलियस थ्योरम तो समझ आई गई होगी, वीडियो भी समझ आ गई होगी, पर यूनिट नहीं समझ आया होगा क्योंकि अभी यूनिट कंप्लीट ही नहीं हुआ है। यूनिट भी जल्दी कंप्लीट होगा, थोड़ा सा ही रहता है। वो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगी। ओके, तब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ते रहना। डिफरेंशिएशन के बहुत सारे एग्जाम्पल सब लोग ट्राई करेंगे, और ऐसा नहीं है कि बस ऐसे छोड़ देंगे, वीडियो देख ली और एग्जाम्पल नहीं ट्राई करें। बिल्कुल आप लोग ट्राई करेंगे, अपनी 12th की बुक से भी ट्राई कर सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, अब मैं जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करा के ना एक बार क्या सोच रही हूँ कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे ना उनको भी डिस्कस करेंगे, उससे हमारी ग्रिप अच्छी बनेगी अपने पेपर्स पे। ठीक है, सभी लोग पेपर के लिए पढ़ रहे हैं, नॉलेज के लिए तो आई गेस बहुत कम बच्चे पढ़ रहे होंगे, नॉलेज के लिए भी वीडियोस ये बहुत अच्छी हैं। ठीक है, बाकी वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन कोड योरसेल्फ।